Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे पद को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहता है, लेकिन जिसकी अहमियत बहुत गहरी है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद। अब बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई कानूनी और अकादमिक लेख हैं और हमारा मिशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 को समझना। ये सिर्फ एक कानूनी धारा नहीं बल्कि एक पहेली जैसी है। सवाल ये है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया इतनी अनोखी क्यों है? ये सवाल वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद वो जैसा दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कार्यपालिका का दूसरा सबसे बड़ा पद नहीं है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। लेकिन असली कहानी तो अनुच्छेद 64 में है, जो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, और बस यहीं से उनकी वो दोहरी भूमिका शुरू हो जाती है। पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन बन जाएगा। सही। ये तो कुछ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जैसा लगता है, जो सीनेट के अध्यक्ष होते हैं। हाँ, प्रेरणा वहीं से ली गई है, लेकिन दोनों की भूमिका में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? अमेरिका में उपराष्ट्रपति की सीनेट में भूमिका ज्यादातर आप कह सकते हैं प्रतीकात्मक है। वो रोज सदन की अध्यक्षता नहीं करते। अच्छा। उनका मुख्य काम तब आता है जब किसी बिल पर वोट टाई हो जाए। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति की सभापति के तौर पे भूमिका बहुत ज्यादा सक्रिय है। मतलब वो हर दिन राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, सदस्यों को बोलने का समय देते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं, व्यवस्था बनाए रखते हैं। उनका दिन प्रतिदिन का प्रभाव अमेरिकी उपराष्ट्रपति से कहीं ज्यादा है। तो ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। वो असल में संसद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदन के रेफरी हैं। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, रेफरी। तो ये तो हुई पद की नींव, लेकिन किसी भी पद के साथ ये सवाल भी आता है कि वो पद कितने समय के लिए है और क्या वो व्यक्ति उस पद को छोड़ सकता है। यहीं पर अनुच्छेद 67 तस्वीर में आता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 67 सबसे पहले कार्यकाल की बात करता है, जो काफी सीधा है। 5 साल। हाँ, जिस दिन वो ऑफिस संभालते हैं उस दिन से 5 साल के लिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनका कार्यकाल खत्म भी हो जाए तो भी वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी आकर पद संभाल ना ले। ये तो निरंतरता के लिए जरूरी है ना? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद एक पल के लिए भी खाली न रहे। और हाँ, कोई व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति चुना जा सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। और अगर कोई बीच में ही पद छोड़ना चाहे तो, मतलब इस्तीफा देना चाहे? उसकी प्रक्रिया भी बहुत सरल है। अनुच्छेद 67A के मुताबिक उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। बस उस पर उनके दस्तखत होने चाहिए। और जैसे ही राष्ट्रपति उसे स्वीकार करते हैं, इस्तीफा प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो कार्यकाल 5 साल का है और इस्तीफा सीधा राष्ट्रपति को दिया जाता है। लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, पद से हटाना। ये राष्ट्रपति के महाभियोग जैसा बिल्कुल नहीं है, और यहीं पर आकर मुझे चीजें बहुत पेचीदा लगी। इस प्रक्रिया को समझने के लिए मुझे लगता है पहले ये समझना होगा कि उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है, क्योंकि जिन्हें चुनने का अधिकार है उन्हें हटाने का भी कुछ अधिकार होता होगा, है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इस कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। अच्छा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। सभी सदस्य, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत? हाँ, सभी। ये राष्ट्रपति के चुनाव से अलग है। वहाँ तो सिर्फ चुने हुए सांसद और विधायक वोट डालते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। बिल्कुल। तो उपराष्ट्रपति को चुनने में दोनों सदनों की बराबर की भूमिका है, लेकिन उन्हें हटाने की प्रक्रिया सिर्फ एक सदन यानी राज्यसभा से ही शुरू हो सकती है। ऐसा क्यों? ये असंतुलन क्यों? इसका तार्किक आधार उनकी उसी दोहरी भूमिका से जुड़ा है, क्योंकि वो मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति के तौर पर काम करते हैं। हाँ, ये तो है। तो संविधान निर्माताओं ने ये शक्ति उसी सदन को दी जिसकी वो अध्यक्षता करते हैं। ये एक तरह से उस सदन का अपने सभापति पर नियंत्रण रखने का तरीका है। लोकसभा की भूमिका बाद में आती है। ठीक है, तो प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होती है। अब अगला सवाल, उन्हें हटाने के लिए कितने वोटों की जरूरत पड़ती है? मैंने संविधान में इस्तेमाल हुए शब्द पढ़े, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत।
ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? क्या ये वही विशेष बहुमत है जिसके बारे में हम राष्ट्रपति के मामले में सुनते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। ये विशेष बहुमत नहीं है, लेकिन ये साधारण बहुमत से ज्यादा मजबूत है। इसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। इसे एक क्लास के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 100 बच्चों का एडमिशन है। ये हुई सदन की कुल संख्या। ठीक है। साधारण बहुमत का मतलब है कि आज जितने बच्चे क्लास में आए हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 50% से ज्यादा। अगर 60 बच्चे आए हैं तो सिर्फ 31 वोटों से प्रस्ताव पास हो जाएगा। काफी कम। हाँ, लेकिन प्रभावी बहुमत कहता है कि पहले उन बच्चों को हटा दो जो स्कूल छोड़ चुके हैं, यानी जिनकी सीट खाली है। अच्छा, मतलब वैकेंसी को हटाकर। बिल्कुल। मान लीजिए 10 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, तो क्लास की प्रभावी संख्या हुई 90। अब आपको इस 90 का बहुमत चाहिए, यानी 46 वोट। समझ गई। तो ये क्लास को चलाने का ज्यादा सच्चा बहुमत हुआ। सही। वाह, ये तो बहुत साफ हो गया। तो ये साधारण बहुमत से मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रपति वाले 2/3 के विशेष बहुमत जितना भी मुश्किल नहीं। सही पकड़ा। ठीक है, तो राज्यसभा ने प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? लोकसभा को इस प्रस्ताव पर कोई 2/3 बहुमत से मोहर नहीं लगानी होती। संविधान कहता है कि लोकसभा को उस पर बस सहमत होना है। सिर्फ सहमत? हाँ, अग्रीड टू, जिसके लिए आमतौर पर साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से ज्यादा ही काफी माना जाता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया शुरू करने से पहले नोटिस भी देना होता है। बिल्कुल, कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस, ये तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जैसा लगता है, ताकि जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है उसे अपना पक्ष रखने और तैयारी करने का मौका मिले। हाँ, ये किसी भी तरह की जल्दबाजी में लिए गए राजनीतिक फैसले से बचाता है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया को एक गंभीरता देता है। लेकिन ये सब जानने के बाद मेरे मन में वही सवाल आ रहा है जो शायद सबके मन में आएगा। कौन सा सवाल? यही कि ये राष्ट्रपति के महाभियोग से कितना अलग है। राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। हाँ। और उसे पास करने के लिए दोनों सदनों में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, जो लगभग असंभव है। बहुत मुश्किल प्रक्रिया है वो। लेकिन यहाँ प्रक्रिया काफी सरल लगती है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो मुझे मिली वो ये है कि संविधान में राष्ट्रपति को हटाने का एक स्पष्ट आधार दिया गया है, संविधान का उल्लंघन। जी। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार ही नहीं बताया गया है। ये चुप्पी क्यों? अगर हम इस चुप्पी को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बहुत कुछ कहती है। ये शायद संविधान निर्माताओं की सोची समझी रणनीति थी। मतलब? आधार न बताकर उन्होंने इस प्रक्रिया को कानूनी से ज्यादा राजनीतिक बना दिया। ये असल में राज्यसभा द्वारा अपने सभापति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव है। अच्छा, तो इसका आधार कोई कानूनी उल्लंघन नहीं, बल्कि सदन का उन पर से भरोसा उठ जाना हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये इस पद को बहुत कमजोर नहीं बना देता? मतलब अगर किसी सरकार का राज्यसभा में प्रभावी बहुमत है, तो क्या वो सैद्धांतिक रूप से किसी भी उपराष्ट्रपति को सिर्फ इसलिए हटा सकते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते? ये तो पद की स्थिरता के लिए खतरा है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन यहीं पर राजनीतिक विवेक और परंपराएं काम आती हैं। ऐसा कदम उठाने से एक बहुत बड़ी संवैधानिक परंपरा टूट जाएगी और ये सत्ता के घोर दुरुपयोग का उदाहरण माना जाएगा। सही बात है। इसलिए आधार का न होना अपने आप में एक तरह का सुरक्षा कवच भी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि इस असाधारण शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हो। क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के ऐसा करने पर सरकार को जनता की नजर में बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल। और जब ये प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो, मतलब जब इस पर बहस चल रही हो, तब क्या होता है? जाहिर है उपराष्ट्रपति खुद तो उस कुर्सी पर बैठकर बहस नहीं करा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 92 साफ कहता है कि जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो सदन में मौजूद रह सकते हैं? हाँ, वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो उस बहस के रेफरी नहीं हो सकते। ये सब बहुत दिलचस्प है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब कभी असल में हुआ है? क्या भारत के इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से हटाया गया है? आश्चर्य की बात है कि इतने दशकों में ये प्रक्रिया कभी भी किसी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पूरी नहीं हुई है। कभी नहीं। कभी नहीं। ये इस पद की स्थिरता और उस पर बैठे लोगों की गरिमा को दिखाता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रावधान किताबों में धूल फांक रहा है। हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। मुझे याद है 2020 में कृषि बिलों को लेकर संसद में कितना हंगामा हुआ था। काफी हुआ था। उसी दौरान 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के उपसभापति के खिलाफ ऐसा ही एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की थी। हाँ, की थी। हालांकि तत्कालीन सभापति ने उस नोटिस को नियमों के हिसाब से सही न पाते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन उस घटना ने अचानक इस ठंडे पड़े संवैधानिक प्रावधान में जान फूंक दी थी। और हाल के दिनों में भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि विपक्षी दल कुछ मुद्दों पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ ही ऐसा नोटिस देने पर विचार कर रहे थे। तो ये प्रावधान भले ही कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, लेकिन ये भारतीय राजनीति के टूल बॉक्स में एक जरूरी औजार की तरह मौजूद है। सही कहा। जिसे समय समय पर निकाला जरूर जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक या सेरेमोनियल पद नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनकी दोहरी भूमिका कार्यपालिका के प्रमुख और राज्यसभा के सभापति के तौर पर इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। और अनुच्छेद 67 उनके कार्यकाल, इस्तीफे और पद से हटाने की एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया को परिभाषित करता है। एक ऐसी प्रक्रिया जो राष्ट्रपति के महाभियोग से सरल है, जो सिर्फ राज्यसभा में शुरू हो सकती है, जिसके लिए प्रभावी बहुमत चाहिए और सबसे बड़ी बात जिसके लिए संविधान में कोई ठोस आधार नहीं बताया गया है। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, कानूनी नहीं। सही। ये सब सुनने और समझने के बाद एक विचार मन में छोड़ जाने लायक है। वो विचार ये है कि संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशेष आधार क्यों नहीं बताया? क्या ये इस पद की राजनीतिक प्रकृति को स्वीकार करना था, जो अंततः सदन के विश्वास पर ही निर्भर करता है? या ये एक चूक थी? एक ऐसा हालीपन जिसे भविष्य के लिए छोड़ दिया गया। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक पद के बारे में नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के डिजाइन और सत्ता के संतुलन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.